तो मेरा रिसर्च, जैसे मैंने बताया कि मेरा गोल ही ये था, SSTL मैंने बात की, स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब की, मेरे को इंसान को मार्स पे उतारना है। तो वो मेरे को काफी एक्साइटिंग लगता था कि ये बहुत मुश्किल काम है। नासा वाले इसको 7 मिनट्स ऑफ टेरर वगैरह बोलते हैं। तो मैं जब आया, अनफॉर्चुनेटली आते से ही मुझे ना मेरे को ऑन कैंपस जॉब मिली। मैंने तो मतलब इतने बुरे दिन देखे हैं। मैंने फोन नहीं रखा जानबूझ के, 1 साल तक मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था। मैं अपने बाल खुद से काटता था। मैं दूसरों को केक खाते हुए देखता था और काफी वो करता था कि यार किसी दिन मैं भी करूंगा ऐसा। तो मैं अपने आप को पुश करके, मैंने अल्टीमेटली लक ऐसा है, और कुछ चीजें बहुत फनी रहती है, मतलब यकीन नहीं आता कि ऐसी चीजें हो सकती है। और हुआ ये कि 1 साल तक मुझे नहीं मिला कुछ। जब 2012 में मैं ऐसे ही मतलब निराश हो चुका था, ऑलमोस्ट मैंने गिव अप कर दिया कि मैं हर जगह अप्लाई करता हूँ ऑन कैंपस में, और मुझे वो 17 जगह मैंने किया और मुझे बोलते हैं कि यार नहीं लेंगे। और मैं क्वालिफाइड इनफ था, मतलब मैथ में मेरे बहुत अच्छे स्कोर्स थे और ये वो, तो भी वो मैथ टीचिंग में नहीं ले रहे मेरे को। मैं बोला यार ये हो क्या रहा है, लाइक एवरीथिंग इज अगेंस्ट। बट अल्टीमेटली होता ही है कि समटाइम्स जो सबसे अच्छी चीज आपके लिए होनी होती है ना, उसीलिए आप फेल होते हो कि आपको बहुत बढ़िया मिलना है। वैसा मेरे साथ हुआ, 17 जगह मैं फेल हो गया, 18वीं जो मिली ना उसने जिंदगी बदल दी। क्योंकि वो जो आए यहाँ पर, एक जिनका मैं बता रहा हूँ, रणछोड़ दास यहाँ के, तो वो आए, और वो आए जॉर्जिया टेक से। और वो कहाँ से आए? स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब से। अच्छा। और जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं ना, मैंने जॉर्जिया टेक के लिए लिखा था। उसमें मैंने बोला था ना कि ये लिखना चाहिए आपको कि कौन सी लैब जा रहे हैं, क्या है, कौन से प्रोफेसर। उसमें मैंने एक पेपर लिखा था। कि मेरे को स्मार्ट डिवर्ट पेपर बहुत पसंद आया, और ये जो लिखा है ये प्रोफेसर ब्राउन और उनके स्टूडेंट ग्रांट ने लिखा है। ये पेपर मुझे बहुत पसंद आया और मुझे ऐसा कुछ करना है अपनी लाइफ। हुआ ये कि इनके जो प्रोफेसर ब्राउन के स्टूडेंट ग्रांट है, ये बन गया प्रोफेसर पर्ड्यू। और ये मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिले, और मेरे को पहले ही दिन जब आए मैं इनके पास चला गया, क्योंकि इनके इसमें लिखा था कि ये मार्स पार्स पे काम करते हैं। मैंने बोला अरे यही तो मैं खोज रहा था। इसके पहले मैं मोटर बाइक वगैरह पे काम करने लग गया था यहाँ पे। इतने मेरे दिन ऐसे हो गए थे कि मैं एरोस्पेस से आके मोटर बाइक पे आ गया था कुछ टाइम के लिए। तो फिर ये जो प्रोफेसर है, इनके पास से मैं मिलने गया। 1 घंटे बात हुई आराम से। एंड में ये बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया, मैंने अपने मास्टर्स में एक प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम है स्मार्ट डिवर्ट। मैं बोला ओह स्मार्ट डिवर्ट, ये तो वही है जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखा, और यही वो ग्रांट है जिनके बारे में मैं बता रहा था। तो वो ग्रांट, मेरे जो स्टूडेंट है वो मेरे प्रोफेसर बन गए, और मैं उनका पहला स्टूडेंट बना। और उन्होंने मेरी पूरी मतलब फी माफ हो गई, मुझे एकदम अच्छी सैलरी वगैरह सब देने लग गए, और बढ़िया इंसान भी। तो ऐसा मतलब किस्मत चमक गई, ऐसा हो गया। सो कमिंग टू द पॉइंट, तो रिसर्च का ये था कि यही जो प्रोफेसर है, ये लैंडिंग जो हम मार्स पे करते हैं उसके ऊपर कर रहे थे। और अभी मतलब हमने ये सब रोबोट्स उतार दिए, और बेसिकली आप कह सकते हैं कि टाटा की एक SUV उतार दिया वहां पे। बट हमने अभी तक इंसान को नहीं उतारा। तो इंसान को उतारना और भी ज्यादा मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि उसमें इंसान है, मर जाए तो क्या हो। तो पूरा स्पेस जो ट्रैक होता है पीछे हो जाता है, मूव हो जाते हैं, हम पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें और तरीके खोजने थे कि कैसे कैसे लैंड करें। तो नासा कुछ सोच रहा है, SpaceX कुछ सोच रहा है, नासा में ही कुछ 16 सेंटर है, तो सब अलग अलग सोचते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने उन्होंने और मैंने मिलके एक तरीका सोचा इंसान को लैंड करने का। तो वो मेरा मास्टर्स डायरेक्टिव प्रोजेक्ट था। मैंने यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको थीसिस ऑप्शन मिलता है मास्टर्स में, और नॉन थीसिस। तो मैंने लिया नॉन थीसिस, जिसमें मुझे सिर्फ कोर्स करने हैं, मेरे को कोई रिसर्च नहीं करनी। थीसिस में ये होता है कि मेरे को थीसिस भी मतलब ये करनी है, हाँ 7 कोर्स लेने हैं, और मेरे को रिसर्च करके थीसिस छापनी है। तो उसमें कभी कभी समय भी लग सकता है, और प्लस कुछ चीजें होती है प्लस माइनस। बट मैंने ये सिर्फ कोर्स लिए, और उसमें से एक कोर्स था मेरा डायरेक्टिव प्रोजेक्ट। तो ये जॉर्जिया टेक का कल्चर है, वो इधर पर्ड्यू में आया था। तो वो मैंने लिया, और वो मेरा यही था। और उसका नाम भी मैंने अपने लास्ट नेम पे रखा था, मॉल। यहाँ एक और ये इंटरेस्टिंग चीज है, मैं अपने नाम पे मैं कोर्स रख सकता हूँ। तो मैंने वो नाम पे अपने कोर्स रखा, मार्स अल्टरनेटिव लैंडिंग लॉजिक, मॉल नाम से। अच्छा। और फिर वो उसमें मैं वही लैंडिंग का कर रहा था, और उसमें ये था कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है उसमें हम उसको कोई यूज नहीं करता, उससे लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि वो इतना है कि वो जला दें। आपकी कोई भी चीज आ रही है तेज, तो वो मार्स का एटमॉस्फेयर जला देता है आपकी स्पेसशिप को। तो अपने को उससे बचना रहता है, लेकिन वो इतना भी स्ट्रांग नहीं, जैसे कि अपना अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा घना है। उतना घना नहीं है वो कि वो स्पेस शटल की तरह हम आराम से एटमॉस्फेयर का यूज करके आ जाए। तो ना ही वो रोकता है और जला भी देता है, और हमारे इस पे जी लोड्स भी लग जाते हैं, मतलब पूरा ऐसे ऐसे करके हिल जाती है पूरी गाड़ी। तो वो बहुत सारी मुश्किल आती है। तो उसको हटाने के लिए हमने क्या सोचा कि अगर हम कुछ ऐसी चीज को ले जाए वहां पे जो उड़ सकती है, ऐसी कोई स्पेसशिप जो उड़ सकती है,
तो हम मार्स के एटमॉस्फेयर ऑल्दो वो उतना घना नहीं है, लेकिन उसमें ही हम काफी देर उड़ सकते हैं। तो वो धीरे 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 आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, धीरे 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 धीरे। समय थोड़ा और लग रहा है चलेगा, लेकिन और एक चीज ये हो जाती है कि जो चीज उड़ सकती है ना, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको इधर उधर कर सकते हो। तो आप है ना फिर जहाँ पे लैंड करना चाहते हो ना, वहाँ लैंड कर सकते हो। हाँ. और ह्यूमन मिशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ लैंड करते हो, क्योंकि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल मुंबई में उतरना है, लेकिन मेरी जो स्पेसशिप है नागपुर पहुंच गई, तो आप समझ सकते हो क्या होगा। मेरा पूरा खाना पानी पहले ही पहुंच गया मुंबई में, अब मेरे को नागपुर से मुंबई तक जाना है। हाँ. और वहां पे गाड़ियां भी उतनी ऐसी नहीं है कि ऐसे ही पहुंच जाओ फटाक से, और रास्ते वस्ते बने नहीं है अभी, हाँ. तो आप कैसे जाओगे वहां तक? तो इसलिए आप मुंबई के पास ही उतरेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, राइट? तो वो चीज हम लोग उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, और अभी भी नासा में यही रिसर्च चल रही है। इसको पिन पॉइंट लैंडिंग बोलते हैं। पिन पॉइंट मतलब पिन के पॉइंट लिखना, वहीं पे लैंड करना है। हाँ एग्जैक्टली, वहीं पे लैंड करना है मुझे। और ये स्पेसएक्स बहुत बढ़िया करता है, मतलब जहाँ पे वहीं पे लैंड करना है। तो ये चीज फिर हमने किया, और फॉर्चुनेटली ये हुआ कि ये सारा आइडिया हमने स्पेसएक्स वालों को बताया 2015 की रेड ड्रैगन टीम जो है। तो मेरे प्रोफेसर ने बताया, मैं अलाउड नहीं था क्योंकि मैं यूएस सिटीजन नहीं हूँ, मेरे को जाने नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने बताया और उनको इतने मतलब मजा आया वो सुन के कि यार मार्स की एटमॉस्फेयर फ्री में है, पैसे भी नहीं लग रहे और गाड़ी भी रुक जाएगी, तो क्यों ना यूज करें। लेकिन इसके लिए एक पंगा था, ये था कि आज तक जो भी ये स्पेस मिशन होते हैं ना, इनमें ये लोग एक ही चीज को है ना बार बार यूज करते हैं। इसकी वजह ये रहती है ना कि ये लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो ऑलरेडी चल रहा है चलने दो वाला, कि ये फेल नहीं हुआ, तो कोई भी अपने सर पे फेलियर नहीं लेना चाहता। आपने अभी देखा होगा चंद्रयान 2 फेल हुआ, मैं उसे फेल तो नहीं कहूंगा, मतलब वो बस एक पार्ट, वो ऑलमोस्ट चला गया था। हाँ. वो तो सक्सेस है मिशन, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट चला गया। लैंडिंग वाला जो पार्ट था वो हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर, लीडरशिप में हुआ ऐसा, तो कोई चाहता नहीं कि उनके उस पे आए कि यार मेरे इसमें फेल, तो इसलिए लोग सेम यूज करते हैं, और वो सेम की वजह से है ना स्पेसशिप के जो शेप होते हैं ना वो चेंज नहीं करते लोग। लेकिन क्योंकि इलॉन मस्क है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनको हमने जब ये आइडिया बताया, उन्होंने गाड़ी का शेप चेंज कर दिया पूरा, बोला ये नहीं करेंगे अब ये करेंगे। 2017 में जाके ऑस्ट्रेलिया में कॉन्फ्रेंस होती है, वहां जाके उन्होंने बोला कि भाई हम ऐसे उड़ेंगे जैसा कि मैंने और मेरे प्रोफेसर ने अपने एक लैब में बनाया। वो इतना मेरे को मजा आया सुन के कि चलो कुछ मैंने किया अपने इसमें मास्टर्स में, जो कुछ काम आ रहा है। स्पेसएक्स वगैरह भी उसको ध्यान दे रहे हैं, उसमें एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं है बट कॉन्सेप्ट सेम है कि फ्लाई करना है और मैक्सिमाइज करना है कि कितनी देर रहते हैं हवा में। लेकिन फिर हुआ ये कि ये जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा था ना, तो मैं इसकी जो कैसे जाते हैं ना वो मैं पढ़ाई करता हूँ, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं उसको, कि कैसे कैसे इसका रास्ता कैसा है, कैसे जाके वो लैंड कर रहा है। तो वही कठिन होता है, तो उसको करने के तरीके रहते हैं, लेकिन उसके लिए मुझको करना पड़ गया अप्लाइड मैथ। और आपको तो मुझे मैथ वाली कहानी मालूम ही है कि मुझे लोगों ने बोला था मैथ में मत जाओ, और उसमें मैंने पीएचडी की आज। तो ये भी लाइफ का एक फनी पार्ट है, और या कह सकते हैं कि अगर आपको कोई 10 बातें बोले ना, सुनने की जरूरत नहीं है। आप अगर कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है आपने पैशन है किसी चीज को करने का, तो अगर आपकी मैथ उतनी नेक्स्ट लेवल ना भी हो तो वो बन सकती है, क्योंकि आप में उतना जज्बा है वो करने का। तो मेरा जो एक्चुअली फर्स्ट जर्नल पेपर है मेरी पूरी लाइफ का, वो अप्लाइड मैथ में। अच्छा। और मैथ में मैं जाने भी नहीं वाला था, तो जर्नल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन थियरी एंड एप्लीकेशंस, जोटा नाम से, तो उसमें मेरा था, ये भी Q1 जर्नल है। उसके बाद तो फिर मैंने शुरू में मैं छाप नहीं पाया ज्यादा पेपर, लेकिन बाद में मैंने छापे। तो ये जो थी ना प्रॉब्लम, और इसी से जुड़ी एक और कहानी है कि ये प्रॉब्लम मेरे को दे दिया था करने के लिए, और आपके इसमें भी आ सकता है, लाइक जो इधर मास्टर्स या पीएचडी के दौरान ऐसा फेज आ सकता है, और ऑलमोस्ट हर पीएचडी स्टूडेंट के इसमें आया होगा फेज में, कि आपको ऐसा लगने ये टाइप वाली फीलिंग आने लगती है, क्योंकि आप इतने बार फेल हो जाते हैं ना वो चीज को करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए, या फिर कोई नया चीज बनाने के लिए। मेरे केस में ये हो गया था ना, मैं एक ऐसी चीज करना चाह रहा था जिसकी मैं अगर गूगल सर्च भी करूँ ना तो मेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है ही नहीं दुनिया में, मेरे को बनानी है वो चीज, तो मैं किसकी मदद लूँ? तो बेसिकली, और मैं अकेला ही कर रहा था वो, तो मैं ऐसा अंधेरे में फंसता गया था, टॉर्च लेके निकला हूँ, देख रहा हूँ कहीं कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है ऐसा। तो मैं एक ही प्रॉब्लम को मैंने इतने बार किया, 10,000 20,000 हर बार मैं कर रहा हूँ, अटैक कर रहा हूँ, हो ही नहीं रही है, मैं एकदम फेल हो रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है ये? तो मेरे को 1.5 साल लग गया, हो ही रहा, एक ही प्रॉब्लम लगा पड़ा हूँ, हो ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली में हुआ ये कि मैं जो किताब पढ़ता हूँ, हम लोग जो किताबें पढ़ते हैं, हम उन पे अंधा ट्रस्ट करते हैं कि यार ये किताब में जो इक्वेशन लिखी है सही है, ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है सही है। हो सकता है कि उसमें कुछ या तो गलती हो या वो इनकम्प्लीट हो, ये मैंने ऐसा सोचा नहीं था, एज्यूम कर लिया था कि सब कुछ सही है। मैंने जो एक किताब रेफर की 1960s से चल रही है, बहुत फेमस है, ब्रायसन एंड हो नाम से, उसमें एक पार्ट था जो इनकम्प्लीट था,
और वो इनकम्प्लीट पार्ट के कारण मैं ये जो मार्क्स पे उतारना चाह रहा हूँ उतरे ही ना हो ही ना सॉल्व। बाद में पता चला अच्छा मैं जो पढ़ रहा हूँ वही गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, जो पढ़ रहा हूँ वो गलत है। वो चीज को फाइंड करने में मुझे 1.5 साल लगे। जैसे ही मुझे वो फाइंड कर लिया, और तब तक मेरे पेपर भी नहीं छप रहे थे क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा, तो क्या पेपर छप रहे। जैसे ही मेरे को वो आइडिया आया, और मैं इंडिया में ही था, और इसलिए इंडिया इंडिया का जो माहौल है वो नेक्स्ट लेवल है। मैं इंडिया गया, मैं छुट्टी लिया, मैं बोला मैं इंडिया जाता हूँ, इंडिया में ही मतलब करते अध्यात्म, अपना दिमाग ठीक करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। मैं 3 महीने रहा इंडिया में, मैंने 7 पेपर के आइडियाज लिखे। 1.5 साल में 1 पेपर नहीं, 3 महीने में 7 पेपर के आइडियाज। मेरे प्रोफेसर भी ऐसे रह गए कि ये क्या हुआ, मतलब ये समर क्या किया तुमने। तो एक टाइम को मेरे प्रोफेसर का भी विश्वास थोड़ा सा हिल रहा था कि यार ये कर पाएगा कि नहीं पीएचडी, मतलब इधर ही अटक गया है। तो वो था ये कि मेरे में दिक्कत नहीं थी, वो किताब में दिक्कत थी, लेकिन अब वो किसी को भी नहीं मालूम। और जब मैंने प्रोफेसर को पॉइंट किया, वो भी ऐसे रह गए, यार ये तो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, और ये क्या खोजा तुमने कि यार बुक ही गलत निकली। तो फिर हमने वो ठीक किया। मैंने अपने पेपर्स में पहले तो वो दिखाया कि यार ये पहले कंप्लीट करो, इसे ठीक करो, इसलिए मेरा अप्लाइड मैथ आ गया, राइट। मैं कुछ और कर रहा था, लेकिन मैं बोला पहले बुक ठीक करते हैं। तो अप्लाइड मैथ में ही 4 साल लगा दिया मैंने, और ढेर सारे पेपर निकाले उसमें। और फिर वो चेंज हो गया, एरोस्पेस से मैं आ गया अप्लाइड मैथ में। अब फिर ये सब हो गया रिसर्च में। तो फिर मैं आया ये ऑबर्न यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा बताया गया था कि सेम यूनिवर्सिटी में आप कोशिश करिए कि ना प्रोफेसर बने, ना पोस्ट डॉक बने, ना कैरी ऑन करिए, आप कहीं नई जगह जाइए, क्योंकि दैट विल बी चैलेंज, कुछ नया करिए। और यही जो कहानी है चंद्रयान 2 से भी रिलेटेड है कि मैं गया ऑबर्न यूनिवर्सिटी। ऑबर्न थोड़ा नीचे रैंकिंग में आती है, नई यूनिवर्सिटी है, 1992 में इनका एरोस्पेस डिपार्टमेंट खुला, तो ये बहुत नया सा है, और यहाँ पे सारे प्रोफेसर नए, स्टूडेंट नए, सब कुछ। तो वहां मैं गया, और फिर मैं अकेला था अगेन, मैं अकेला जूझ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, ऐसा वाला हो गया था। और फिर वहां पे मुझे दिया गया जो प्रॉब्लम, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा मेरे इंटरेस्ट का ही था। तो इसमें ये था कि मेरे को यहाँ से एक अंतरिक्ष यान भेजना है, जो कि चंद्रयान टाइप ही है, और उसको ऐसा नॉर्मल कन्वेंशनल, या आप बोलते हैं ना जो हर बार हम यूज करते हैं, वो वाली चीज नहीं, नए वाली तकनीक से, प्रोपल्शन से भेजना था, जो कि इलेक्ट्रिक आयन, या क्या बोलेंगे उसको, लो थ्रस्ट इंजन बोलते हैं इनको, जिनमें धीरे धीरे ज्यादा क्लीन होती हैं, साफ होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा वो रहता है, समय ज्यादा लगता है पहुंचने के लिए। और इनकी जो वो रहता है ना, जो चक्कर लगाती हैं, वो बहुत ज्यादा चक्कर लगाती है, स्पेशली जो सिर्फ हम जैसे चंद्रयान टाइप भेजते हैं ना, जिसमें इंसान नहीं है, तो उसमें कोई समय का कुछ वो नहीं रहता कि इंसान मर नहीं रहा, चलो ठीक है आराम से कितना भी समय लगने दो। तो इसलिए वो चक्कर ज्यादा काटते हैं ना, तो वो ये जो पढ़ाई होती है इसकी, वो कठिन हो जाती है, क्योंकि ये चक्करों को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो इसलिए मेरे को एक्चुअली इस वाले इसमें जो चंद्रयान 2 है वो 100 किलोमीटर की ऑर्बिट पे गया था, तो वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, लेकिन जो मैं जो पढ़ रहा था वो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे था। और वो इसलिए था क्योंकि वो जाके वो और भी क्लोजली फोटोज लेने वाला है मार्स के साउथ पोल की, और ये साउथ पोल वाला ही मिशन है चंद्रयान 2 की तरह, क्योंकि साउथ पोल पर कई सारी चीजें हैं ना जो सन से अफेक्ट नहीं हुई है, इसलिए वो जैसी पहले जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था वैसी कुछ थी, इसलिए लोग बहुत इंटरेस्टेड है साउथ पोल ऑफ मून में। तो मैं भी इसलिए उसकी पढ़ाई की, और ये एकदम अलग हो गई, लाइक आउटर स्पेस, एस्ट्रोडायनेमिक्स, इसका कुछ मेरा ये पहले वाले से लेना देना नहीं। पहला वाला जो है उसको एटमॉस्फेरिक फ्लाइट मैकेनिक्स बोलते हैं, जिसमें ये एटमॉस्फेयर आ जाता है, तो ये अलग हो गई पढ़ाई। फिर अप्लाइड मैथ हो गया, वो अलग हो गया, इसमें पूरा मैथ वाला आ गया। फिर ये आया जिसमें मेरे को आउटर स्पेस का पढ़ना है, वो थोड़ा अलग हो गया। कल आया वापस पर्ड्यू, क्योंकि मेरे को चाहिए था अच्छा बॉस, और काम मैंने सब छोड़ के मैं बोला मेरे को अच्छा बॉस चाहिए। यहाँ पे एक बॉस, जबरदस्त बॉस है, मेरे को पहले से मालूम था क्योंकि उनके साथ मैंने काम भी किया, और लकीली उनके पास प्रोजेक्ट्स भी थे। बट अब हो गई मेरी फील्ड वापस से चेंज, ऑल्दो एरोस्पेस में मैं आया यहाँ के एक लैब में, जिसमें ये लोग पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक बहुत हॉट टॉपिक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मैं पढ़ रहा हूँ अभी एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल, क्योंकि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम बना देते हैं चीजें, वो कई बार मतलब आंसर बहुत बढ़िया देती है कि चलो ये एजेंट ने सब कुछ पढ़ लिया, हमने जो मशीन टाइप बनाया उसने सब कुछ पढ़ लिया, और फिर वो बता रहे कि हाँ आंसर ये है। कई बार हमें पता नहीं चलता ये आंसर आया कैसे। तो वो ये एक्सप्लेनेबल एआई जो है और एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ये बताता है कि ये आंसर आया कैसे, किस वजह से, कौन सी चीज है जिसकी वजह से इस तरीके की चीज हो रही। तो ये एक बहुत ही नई चीज है, 2017 में स्टार्ट हुई है, और अभी 2021 में रेनफोर्समेंट लर्निंग एजेंट्स के क्षेत्र में आया है, तो इससे रिलेटेड मैं चीजें कर रहा हूँ। उसके अलावा फिर मुझे एक और नई चीज में मैंने काम करना चालू किया, जो है सिस्टम्स इंजीनियरिंग।
अच्छा। तो हर चीज लाइक एक सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स है, जैसे कि एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर बहुत सारी प्लेन्स हैं, प्लेन्स में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे राउट्स हैं, तो ये पूरा सिस्टम्स आ जाता है। इवन स्पेस में हम भेजते हैं, तो कोई अगर अंतरिक्ष यान भेजते हैं, वो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, उसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो ये आपस में बात करते हैं। तो कई बार पता नहीं चलता कि अगर ये वाला चीज टूटी, इसके टूटने से इस पर क्या असर पड़ेगा, उस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर क्या असर पड़ेगा, और पूरी चीज पे क्या असर पड़ेगा। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, और वो इंडिया में इस समय बहुत जोर शोर से नहीं हो रही, बट मैं और मेरे कुछ दोस्त उसको लाना चाहते हैं इंडिया में, सिस्टम्स इंजीनियरिंग को, कि हर चीज को सिस्टम्स वे में सोचूं। तो वो मैं अभी कर रहा हूँ, और आगे जाके मैं कुछ और करने वाला हूँ जो आतिक भाई पूछेंगे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन होगा कि आपका फ्यूचर गोल क्या है और आप क्या करना चाह रहे हैं एक्चुअली? हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने बहुत आड़ी टेढ़ी चीजें कर ली। आपने देखा ही, मैकेनिकल से शुरू किया, कंप्यूटर साइंस में गया, फिर एरोस्पेस में आया, फिर अप्लाइड मैथ में, फिर ऐसा चल ही रहा है। तो एक चीज मैंने देखी, मतलब मुझे बहुत अच्छी चीज ये लगती है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक ही चीज में रहते हैं, तो हम में वो चीज बिल्ड हो जाती है, मतलब कि यार मेरे को बहुत आता है। तो मेरे साथ ये होता है ना कि कई बार मतलब मैं सीखता हूँ, फिर वो ईगो ब्रेक करने वाला मोमेंट आ ही जाता है कि कभी मेरे इसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं दूसरे फील्ड में ही आ जाता हूँ जिसमें मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं क्लेम कर ही नहीं सकता कि यार मेरे को बहुत आता है। तो मेरा हर बार, मतलब खैर बंसल क्लास से ही स्टार्ट हो चुका है। हाँ, लर्निंग की ईगो तोड़ना जानते हो। मैं कई चीजें पढ़ लिया, लेकिन उससे अच्छा ये होता है ना कि दैट शोज वन ऑफ द स्किल सेट। ये एक चीज दिखाता है कि अगर आपको एक बहुत अच्छा पीएचडी स्कॉलर बनना है या जो भी है, आपको नई नई चीजें जल्दी जल्दी सीखना आना चाहिए। और ये स्किल सेट ट्रांसफर करना कि मेरे को ये आता है, इसको मैं इस फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, वो चीजें है ना बहुत काम आती हैं। मेरा एक एक्चुअली दोस्त है यहाँ पे, वो मेरे साथ ही एरोस्पेस पढ़ा, अभी वो खेती बाड़ी वाली जगह में। अच्छा। अभी आप सोचोगे ये क्या हुआ, और मेरे को भी यही लगा रहे यार ये, लेकिन वो उसने बस स्किल सेट ट्रांसफर किया। वो ऑटोनॉमी पे काम करता है, वो पाथ प्लानिंग पे काम ही करता है कि कैसे चीजें मूव होगी। तो खुद से चलने वाले ट्रैक्टर, खुद से चलने वाले हार्वेस्टर वो बना रहे हैं। लेकिन उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि वो है ना स्पेस एक्स में जाना चाहता है, और वो वहां पे भी सेम ऑटोनॉमस सिस्टम होते हैं कि अपने से जो ऊपर जाएगा फर्स्ट स्टेज कैसे वापस आता है। एंड सिमिलरली सेल्फ ड्राइविंग कार ऑटोनॉमस होती हैं, खुद से कैसे चल रही है। तो वो सब स्किल है ना ट्रांसफर होता है। तो अगर आप कुछ चीज सीखें और अगर अभी इमीडिएटली काम नहीं आ रही ना, तो आप निराश ना हो कि यार काम नहीं आएगी, वो कहीं ना कहीं जाके काम आ जाएगी। तो एक और अच्छी चीज ये है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बहुत स्पेशल खास बात, मैं उसको स्पेशल किड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलता हूँ, एक बहुत स्पेशल बच्चा है। क्योंकि आप जिंदगी में जो भी पढ़ेंगे ना, कुछ भी आपने पढ़ा है, इवन हिस्ट्री में बोल रहा हूँ, वो एरोस्पेस में अप्लाई होती है। एरोस्पेस में सब कुछ, सब इंक्लूसिव है। आपने जो पढ़ रखा है, स्पेस सूट आता है, ठीक है आ जाइए, दर्जी भी अलाउड है, हर टाइप के लोग चलेंगे, आप स्पेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत शानदार फील्ड है, कुछ भी आप सीखेंगे तो आप इसमें आ सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ मैंने एरोस्पेस का प्रमोशन किया है आतिक भाई के चैनल से। बट मैं जरूर बोलूंगा अगर आप आ सकते हैं, ये फील्ड बहुत जबरदस्त है, इसमें जरूरत है बहुत अच्छे लोगों की। तो इसलिए मैं तो इसी में टिकने वाला हूँ, मैंने छोड़ा नहीं। मेरे कई दोस्तों ने छोड़ दिया, कई इधर चले गए, कोई उधर चला गया, लेकिन मैं बोला मैं ये तो नहीं छोड़ रहा, मेरे को पैसे भी कम मिलेंगे, चलेंगे, रिस्पेक्ट भी कम, कुछ नहीं चाहिए मेरे को बस चाहिए कि मैं इस फील्ड में रहूं। और इसलिए मैं आगे भी, मैंने शर्ट तो पहन रखी है, और मेरा थोड़ा प्रोसेस ऐसे ही रहता है। मैं पहले से सोचना चालू करता हूँ कि क्या करना है मेरे को। तो यहाँ यूएस आना था तो 15 साल से सोचा था। हुआ ये कि पहले मेरे को कल्पना चावला जैसे ही मेरे को था क्रेज कि यार मेरे को आके नासा में एस्ट्रोनॉट बनना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, यहीं पे रहेंगे, यहीं करेंगे। लेकिन मैंने बोला क्या ये बड़ा लाइफ का बड़ा गोल क्या है? क्या यूएस से एस्ट्रोनॉट बनना बड़ा गोल है, या उससे भी बड़े गोल है लाइफ में? तो मेरे को विद टाइम, क्योंकि बच्चे ही रहते हैं 15 साल, क्या ही अकल है, बड़े होके फिर थोड़ा सा मेरे को रियलाइज हुआ कि किसको मेरी ज्यादा जरूरत है, यूएस को, जापान को, चाइना को, इंडिया को, जो भी है, जहां जहां मैं जा चुका हूँ। तो मेरे को यही लगा कि यार इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, और वहीं जन्मे हैं तो कुछ तो करें इंडिया के लिए भी। अपन मतलब यहीं पे पैदा हुए हैं, इधर का ही खाया है 23 साल, उसी की एजुकेशन ली है, उसी के दम पे उछल रहे हैं यहाँ पे। तो क्यों ना जितना किया एटलीस्ट 23 ईयर्स तो वापस करें। तो वो मेरा गोल है कि मेरे को 23 ईयर्स मिनिमम मेरे को देने हैं इंडिया को, चाहे जिस भी वे में। और इसलिए मैं यहाँ पे आया, मैं काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की। एंड मेरा गोल यही है कि इंडिया में जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जो फॉर्चुनेटली एकदम राइट टाइम पे, अबाउट टाइम पे स्टार्ट हो गया है। 2017 में अपने प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था कि गगनयान मिशन होगा,
जो चल रहा है अनफॉर्चुनेटली कोविड टाइम्स के कारण थोड़ा पुश हो गया, पीछे हो गया, लेकिन हमारे यहाँ से 2-3 एस्ट्रोनॉट्स तो जा ही रहे स्पेस में। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो जा रहे हैं वो इंडियन एयरफोर्स के, और इंडियन एयरफोर्स वाले जो हैं वो उनको हम बोलेंगे मिशन एक्सप्लोरर्स, या एक्सप्लोरर मिशन वाले जो फॉर्मेट वाले हैं, वो उस टाइप वाले में काउंट होंगे। तो वो लोग ऐसे हैं ना जो लोग खुद ही प्लेन में उड़ाते हैं और ज्यादा दूर तक जा सकते हैं, लेकिन वो कुछ साइंस नहीं कर सकते, वो कुछ इंजीनियरिंग नहीं कर सकते ज्यादा। तो स्पेस में वैसे लोगों को जाना चाहिए जो साइंस जानते हो, जो इंजीनियरिंग जानते हो, उस टाइप के लोग और चाहिए हम। तो उनको कैसे भेजेंगे हम, जब तक हमारे यहाँ पे सिविलियन स्पेस प्रोग्राम नहीं होगा, तो वो बनाने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसी के साथ आप देखेंगे हमारी, आप बोलिए स्पेस रेस बोलिए या हेल्दी कंपटीशन या जो भी है, यूएस ऑलरेडी ना जाने कितने बार मार्स पे चीजें उतार चुका है। उसी तरह चाइना ने जस्ट रिसेंटली एक रोवर उतारा है वहां पे। हम लोग ऑल्दो हम लोग ने ऑर्बिटर जो कि चक्कर खाता है मार्स के, वो भेज चुके हैं हम पहले, लेकिन चाइना हमसे आगे निकल चुका है, लैंडिंग करा दिया उसने। तो हम लोग के यहाँ पे भी ऐसा हो कि हम कुछ वहाँ पे लैंड कराए और हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग कम टैलेंटेड नहीं है, हमारे यहाँ के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे हिसाब से इजीली। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मेरे को यहाँ की जितनी नॉलेज मैंने इकट्ठा की है वो सब ले के वहाँ पे आना चाहिए। आई डोंट नो एग्जैक्टली मैं वहाँ पे क्या करूँगा इंडिया में, और अभी भी थोड़ा सा स्लाइड टाइम और है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पायलट ट्रेनिंग। तो उसका आखिरी चरण जो है वो चल रहा है, वो खत्म करने की कोशिश है, और वो हो जाएगा उसके बाद 1-2 और सर्टिफिकेशन लेके मैं वहाँ पे आना चाह रहा हूँ, ताकि मैं मेरी अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया। और मालूम कि मैं आगे जाके व्योमनॉट जो बोलते हैं इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स, वो मैं बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा उसका मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पक्के से मालूम है कि मैं उन लोगों के आसपास जरूर हूँ जो इंडिया की ही धरती से स्पेस में जाएंगे। तो वो एक सपना है, ये कितना होता है कितना नहीं होता है वो तो नहीं मालूम, लेकिन सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप वही रहता है कि सपने देखो और बड़े बड़े देखो, छोटे मोटे मत देखो। तो वो मेरा गोल ये है कि मेरे को आना है और इंडिया की साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जिस भी वे में मैं कर सकता हूँ कंट्रीब्यूट करने का, और इंडिया का स्पेस प्रोग्राम और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का, कि जहाँ से फिर आगे वाले लोग और भी उसको ऊपर ही ऊपर लेके जाए। फाइनल सजेशंस कुछ देना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए तो फाइनल आप दे सकते हैं, और उसके बाद हम लोग वीडियो एंड करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स से, वैसे तो बहुत सारी बातें होती है जिंदगी में कहने के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए 4 चीजें शेयर करना चाहूँगा जो भी ये देख रहे हैं इस वीडियो को। पहला तो ये है कि आप बहुत बड़े बड़े ड्रीम करिए, छोटा ड्रीम मत करिए, अपने आप को लिमिट मत करिए। आपको अगर कोई कुछ कहता है कि यार तुम नहीं कर सकते, तो उसके सुनने का ही नहीं, आपके दिल को जो लगे ठीक है वो करिए। और शायद मेरी कहानी से आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मैं तो कहीं और ही जा रहा था और कहाँ पे एंड किया, जस्ट बिकॉज कि मैंने वो सोचा वैसा और सच्चे दिल से सोचा आखिरी तक। और बहुत लोगों ने कुछ भी बोला, मैंने बुरा नहीं, चाहे वो घर वाले हों, वो लोग भी मतलब आपके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन कई लोग डरते हैं कि यार तुम ऐसा करोगे तुम फेल हो जाओगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, वैसा वाला हो जाता है। लेकिन आप वो सब उतना मत सोचिए, आपकी जिंदगी एक ही जिंदगी मिली है, उसको पूरा जोर से जिए, उसको अच्छे से खुशी से जिए, और सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो वो आप करिए, छोटा मत सोचिए, और अपने सपने देखिए, दूसरों के सपने मत देखिए। मेरे पिताजी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, और मैंने शुरू में कहा था, उन्होंने मुझे बोला डॉक्टर बनोगे क्या, मैंने बोला हाँ मैं बनूंगा। मैंने उनको ये नहीं बताया कौन सा वाला। आज मैं डॉक्टर हूँ, और मैंने उन्होंने फोन करके यही बोला कि मैं आज डॉक्टर मॉल बन गया हूँ, क्योंकि मैंने PhD अपना जो फाइनल डिफेंस है वो क्लियर कर दिया। तो इसलिए मैंने अपने सपने जिए, मैंने अपने पिताजी के सपने नहीं जिए, और वो भी आज खुश है, मैं भी आज खुश हूँ, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि आपकी जिंदगी जो है ना, वो ऑल्दो कुछ लोग बोलते हैं बोरिंग चीज है, लेकिन अभी चल रहा है इंडिया न्यूजीलैंड का, तो आपको पता ही चल जाएगा कि जिंदगी हमारी एक टेस्ट मैच की तरह, और आप उसको टेस्ट मैच की तरह ही लीजिए कि ये थोड़ा लंबा जाने वाला है, 5 दिन चलेगा, हो सकता है 4 दिन में मतलब आपका रिजल्ट आ जाए जो भी आपको चाहिए, लेकिन ये हो सकता है 5 दिन खींचे, जो आपने प्लान किया है ना वो 1 दिन में ना हो। और ये सेशन बाय सेशन चलता है, जो टेस्ट मैच है वो सेशंस में खेला जाता है, नॉट लाइक डेज। तो अगर आपका कुछ खराब हो जाए ना, कोई दिन खराब हो जाए, चाहे 2-3 महीने खराब हो जाए, चाहे 1 साल भी खराब हो जाए, तो आप ये मत सोचिए कि अरे यार ये क्या हुआ, ये वो, मतलब परेशान मत होइए। वो आपका एक सेशन खराब हुआ है, आप हमेशा वापस आ सकते हो, आपके पास और सेशंस हैं। तो आप कोशिश करिए कि यार ये तो चला गया, अभी क्या है, इसको पलट के जो गया सो गया, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसको भूल जाओ, नेक्स्ट वाला हम क्या कर सकते हैं। तो सेशंस में खेलिए अपने लाइफ।
इसके अलावा जैसा मैंने अपने प्रोफेसर की बात बताई, रणछोड़ दास, वो क्या बता रहे हैं कि चेज एक्सेलेंस इन लाइफ। मैंने आपको ये बताया कि मैं जब भी एग्जाम देने गया या कहीं पे भी मैंने अप्लाई किया, कई जगह तो बहुत डरावनी जगह थी कि यार ये अब मैं सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज में कर रहा हूँ, सब टॉप वाली है, तो क्या है, मतलब आप एक्सेलेंस के लिए जा रहे हो, राइट? आप क्यों जा रहे हो वहाँ यूएस में? बेस्ट वाली चीज के लिए जा रहे हो, तो आप एक्सेलेंस चेस करिए। यही इवन इन्फोसिस में बोलते हैं, सी लाइफ बोलते हैं, उसमें ई जो है वो एक्सेलेंस का आता है, सी लाइफ। तो एक्सेलेंस वालों को ही इन्फोसिस वाले भी पसंद करते हैं, पर्ड्यू वाले भी पसंद करते हैं, और दुनिया उनको ही मतलब सलाम भी करती है, क्योंकि वो लोग थोड़ा मतलब अलग ही सोचते हैं। वो जब एग्जाम होता है ना, तो वो ये नहीं सोचते कि यार मैं पास करने जा रहा हूँ, इतना चल जाएगा, ठीक है कर लेंगे। वो ये बोलते हैं 100 है ना, तो मेरे को तो 100 चाहिए, मैं 100 के लिए जा रहा हूँ, मैं 100 के लिए खेल रहा हूँ। तो वो एटीट्यूड रहना चाहिए, और वही एटीट्यूड के साथ मैं जब भी यहाँ एग्जाम देता हूँ ना, मैं उसी के साथ जाता हूँ। कि मुझे लोग बोलते हैं यार क्वालिफायर एग्जाम पास करना है, मैं बोला नहीं, मैं पास करने नहीं जा रहा। कितने नंबर है? 100, मैं 100 लाने जा रहा हूँ। तो उसकी वजह से मेरे नंबर जो होते हैं ना, वो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर हो जाते हैं। बाकी लोग का एटीट्यूड ही अलग रहता है, मेरा अलग, मैं उसमें खेल रहा हूँ। तो वो चीज मैंने यहाँ पे मतलब ओवर टाइम डेवलप की। इवन मंथल क्लासेस के दौरान भी मैंने अपने फ्रेंड से सीखा वो एटीट्यूड कि गो फॉर एक्सेलेंस, चेज करो उसे। और उस प्रयास में आपका क्या होता है ना कि आप एटलीस्ट पास तो हो ही जाते हो, क्योंकि आप इतना हाई एम कर रहे हो ना, तो थोड़े कम भी रह गया तो भी आप पास तो हो ही जाते हो। एंड यू बिकम समथिंग डिफरेंट, कि आपको 10 लोग आपसे काम, आपको अपने वर्क प्लेस पे रखना चाहे, आपसे काम करवाना चाहे, ये वो बहुत मैटर करता है। तो वो एक चीज है। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि बी अ मैन ऑफ वैल्यू देन अ मैन ऑफ सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं आपको बोला है कि मैं जब 10th तक था तो बस मैन ऑफ सक्सेस की, यार आना ही आना है, फर्स्ट ही फर्स्ट, सेकंड तो देखा ही नहीं कभी। लेकिन फिर विद टाइम मुझे रियलाइज हुआ कई सारी चीज की जिंदगी इज बियॉन्ड, ये हमारी जो जिंदगी है, ये परीक्षा जो हम देते हैं उससे बढ़कर है। जिंदगी खुद ही एक परीक्षा है। तो आप अपनी जितनी एजुकेशन लेते हैं और जितना भी कुछ करते हैं, उसका क्या एट द एंड क्या यूज होता है, आप क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे आप लोगों की जिंदगी, अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी कैसे बेहतर करते हैं, और उस रिसर्च का आप क्या यूज करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि मेरे को एक पीएचडी का सर्टिफिकेट मिल गया और फिर यहाँ मैं डॉक्टर तो बन गया लेकिन क्या का डॉक्टर, वैसा वाला रहता है। कुछ काम तो आना चाहिए। तो आप वैल्यू लाइए अपनी जिंदगी में कि आप कैसे एफेक्ट कर रहे हैं आजू बाजू के लोगों को। सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, जैसे कि वो प्लेन में बोलते हैं ना कि पहले आप खुद ऑक्सीजन लीजिए, दूसरे को दीजिए, वही वाली चीज। अपने को स्ट्रांग इतना बना दीजिए कि 10 लोग आपसे मदद मांगने आए ना, तो आप उनकी मदद कर सकें। तो वो आप करिए, और डरिए मत कभी भी कुछ भी चीज करने से, ये एक बहुत जरूरी चीज है। यूएस आना है, मैं जब पहली बार आया था तो मैं बहुत थोड़ा तो डरा हुआ था ही कि यार फिरंगियों के बीच में आ गए, गोरे लोगों के बीच में क्या हो रहा है, ये अकेले आए हैं, माँ बाप के साथ नहीं, इतने दूर, मतलब 16 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट, गोरे कुछ बोल रहे हैं, शुरू में तो उनकी एक्सेंट भी समझ नहीं आ रही है, बहुत कुछ, मतलब आके कई देखी। लेकिन विद टाइम आप है ना वो सीख जाते हैं, लाइक डरने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप वो कर सकते हैं। बस ये रखिए, मेरे को अपने ऊपर विश्वास है, मैं कर सकता हूँ, वो भावना रखिए, तो आप जिंदगी में जो सोचेंगे ना वो पॉसिबल है, कुछ आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आत्मनिर्भर ऐप के होम पेज पे देखिए ट्रेंडिंग कंपनीज, सर्च बार पर क्लिक करिए, आप बाएं में टाइप पर क्लिक करके प्रोडक्ट्स या कंपनीज में से खोज सकते हैं। आप दाएं में कंट्री के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। विदेशी कंपनीज या प्रोडक्ट्स के पेजेस पर आपको मिलेंगे भारतीय विकल्प, उन्हें चुनें। अगर आप रिव्यूज या सजेशंस देना चाहते हैं तो पहले लॉगिन करें। आपके रिव्यूज भारतीय प्रोडक्ट्स और कंपनीज को देंगे और मदद। भारतीय प्रोडक्ट्स के पेज पर जानिए उनकी वेबसाइट और कंपनी के बारे में। और भारतीय कंपनीज के पेज पर जानिए जरूरी जानकारी और अनोखी कहानियां जो आपको गर्व से भर देंगी। विदेशी कंपनियों के बारे में भी जानें और भारतीय विकल्प को समर्थन करें। साइड बार से लोकल बिजनेसेस या किसी अन्य कंपनी की जानकारी या प्रोडक्ट्स के बारे में आप इस ऐप में डाल सकते हैं। डाउनलोड करिए आत्मनिर्भर ऐप आज ही।